आज हम टेंसर के कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें हम रोटेशन या लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इसको लेकर इसके कंपोनेंट्स को अपन बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन होती है x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी टी बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z एंड t डैश इक्वल्स टू t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखिए, x, y, z एंड t ये हमारी प्राइम फ्रेम वाले हैं। यहां पर हमारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होना चाहिए और ये t, x, y, z ये अनप्राइम्ड फ्रेम के हैं। हम ये देखते हैं कि इस फ्रेम में मोशन के बाद में हमें अब इस फ्रेम में आ रहे हैं और यहाँ पर वेरिएशन के कोफिशिएंट्स हैं, यानी यहाँ पर a, i, j जो कोफिशिएंट्स है उनकी पिक्चर हमें पता लगानी है। अब जरा देखिए इन वाली इक्वेशन से, क्योंकि y डैश और z डैश डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसलिए ये कंपोनेंट तो आपके आइडेंटिकल रहेंगे बिकॉज ऑफ नो मोशन इन y एंड z डायरेक्शन। देखिए, हम यहां पर कुछ नोटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। बीटा हम लेते हैं v बाई सी। बीटा को कई बार रेपिडिटी भी कहते हैं, इस वाले फैक्टर को कई बार हम नाम देते हैं रेपिडिटी। रेपिडिटी से मतलब कि एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के मुकाबले लाइट की वेलोसिटी के रिलेटिव कितनी फास्ट मूव कर रही है। फ्रेम एक्सेलरेटेड नहीं है, केवल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन एक के मुकाबले दूसरी किस फास्ट वेलोसिटी से मूव कर रही है उसे हम रेपिडिटी का नाम दे रहे हैं। और एक फैक्टर हम इंट्रोड्यूस करते हैं गामा। गामा है आपका 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल जो है वो हमने गामा लिया है। तो जरा देखिए, अब ये जो इक्वेशन है आपकी किस तरह से चेंज हो सकती है ये हम देख लेते हैं। यहां पर हमने किया v बाई सी इंटू सी, दैट इज यहां पर हमें बीटा मिल जाना चाहिए। यह था हमारा vt था, तो v बाई सी एल इंटू सी वापस उसी तरह से आ रहा है। यह आपका सीधा हो गया गामा। जरा इसको देखें, अगर हम c से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सी टी डैश, और ये हुआ आपके पास v बाई सी पहले से आपके पास है, और c से तो यहां पर केवल आपके पास v बाई सी, और इस v बाई सी को हम लिख सकते हैं बीटा। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपका गामा हो गया टोटली आपके पास। ये जो चीज है ये यहाँ तो गामा इनवर्स है, तो ये टोटली चाहे तो गामा इनवर्स या पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको गामा से लिख सकते हैं। यहाँ भी इनवर्स को मिटा के हम सीधा इसे गामा पे ले आते हैं। अब जरा देखिए, लास्ट इक्वेशन जो है हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस इस तरह से कर रहे हैं कि सी टी को तो हम कह देते हैं एक्स नॉट। फिर जरा देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट जो है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट सिंपली इसे हम कह देते हैं x1, y कोऑर्डिनेट जो है इसे हम कह देते हैं x2, एक्स स्क्वायर नहीं है x2, और z कोऑर्डिनेट जो है इसे हम कह देते हैं x3। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर इसको देखते हैं कि जो x नोट है यह प्राइम फ्रेम में हमें कैसा मिला। x नोट डैश या प्राइम, यहां पर यह होगा हमारे पास बीटा, आपके पास ये यहां पर बीटा है, ये गामा आपके पास। और जरा देखिए, ये मिला आपको एक्स नॉट माइनस, अब ये कितना है आपके पास बीटा और एक्स यानी x1, तो ये मिल रहा है हमें सिंपली एक्स नॉट प्राइम इक्वल्स टू गामा एक्स नॉट माइनस बीटा गामा x1। इनका तो कोई वेरिएशन था ही नहीं, तो इसको हम सीधा ये कह देते हैं कि x2 प्राइम इक्वल्स टू x2।
सिमिलरली जेड कंपोनेंट के लिए चलते हम, तो हमें मिल जाना चाहिए कि x3 प्राइम इक्वल्स टू x3। अब लास्ट वाले कंपोनेंट की हम बात करते हैं x1 की। x1 को हमने लिखा ही नहीं अभी। x1 में क्या था देखिए, पहले आपसे कहा था कि x बेस जो था x माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये जो चीज थी आपकी, ये वाला फैक्टर था हमारे गामा। केवल x कोऑर्डिनेट है, तो इससे मैं लिख सकता हूं x1 प्राइम। यहां पर केवल x कोऑर्डिनेट है x1। जरा ये देखिए, ये है हमारे पास t। जीरोथ कोऑर्डिनेट में हमारे पास आ रहा है सी टी। अभी आया था जीरोथ कोऑर्डिनेट में सी टी, तो जरा हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सी टी एंड ये वी बाई सी। वी बाई सी हमारे पास है रेपिडिटी बीटा, ये हो गया हमारे पास बीटा। और सी टी को हम नोट कर रहे हैं जीरोथ कोऑर्डिनेट से, तो ये हमारे पास हुआ x0। जरा इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिला जीरोथ कंपोनेंट में सबसे पहले लिख रहा हूं, तो माइनस बीटा गामा एक्स नोट प्लस गामा x1। और अब जरा देखिए, हमने सारे कंपोनेंट की इक्वेशन लिख ली है, तो ट्रांसफर मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम जीरोथ कोऑर्डिनेट की लिख रहे हैं, तो x नोट प्राइम ये होना चाहिए हमारे पास गामा x नोट माइनस बीटा गामा x1। अब जरा देखें, इसके अंदर y और z डायरेक्शन से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये हुआ हमारे पास 0x2 प्लस 0x3। ये y और z डायरेक्शन से रिलेटेड है, इनका x डायरेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जरा हम देखते हैं इसके बाद में x1 प्राइम। x1 प्राइम हमने अभी निकाला है, ये हमारे पास हुआ जीरोथ कंपोनेंट, दैट इज माइनस बीटा गामा एक्स नॉट, माइनस बीटा गामा एक्स नॉट। फिर देखिए x1 के साथ केवल कोफिशिएंट है गामा, दैट इज गामा x1। और y और z डायरेक्शन से यहां पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये मिलेगा आपको 0x2 प्लस 0x3। फिर जरा देखिए x2 प्राइम, इसके अंदर आपके पास स्केलर कंपोनेंट यानी टाइम कंपोनेंट, और x डायरेक्शन से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, केवल कंपोनेंट यहां पर है, तो आपको मिला 0x0 प्लस 0x1 प्लस सिंपली 1x2 प्लस 0x3। जरा फिर हम देखते हैं थर्ड कंपोनेंट जे डायरेक्शन के अंदर x3 प्राइम, ये होना चाहिए आपके पास। देखिए स्केलर कंपोनेंट का इधर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो 0x0 प्लस 0x1 प्लस y डायरेक्शन का भी j डायरेक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो 0x2 प्लस 1 एंड x3। इसे हम बड़ी आसानी से मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के अंदर लिख सकते हैं, तो हमें मिला यहां पर। अब इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे तो सिंपली हमें यहां पर मिल जाएगा x0 x1 x2 x3। ये तो हमारे सारे प्राइम्ड फ्रेम के अंदर। और जरा देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट्स क्या हुए। ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट हमारे पास आ रहे हैं गामा माइनस बीटा गामा, केवल कोफिशिएंट को लिख रहे हैं हम, एंड 0 0। इसके अंदर देखिए आप माइनस बीटा गामा गामा 0 0। इसके अंदर देखिए आप 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। और आपके पास इधर कोऑर्डिनेट्स हैं x0 x1 x2 x3। अब जरा देखिए इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं। पहले ही बताया था कि इसको हम टेंसर फॉर्मुलेशन में इस तरह से लिख सकते हैं कि x म्यू यानी कोई भी इधर से कोई भी हमने कोई कंपोनेंट ले लिया x0 या x1 या x2 या x3, उसे हम x म्यू से लिखना चाह रहे हैं, यानी म्यू आपका पर्टिकुलर इंडेक्स है। म्यू को नाम दिया हमने पर्टिकुलर इंडेक्स। अब जरा देखिए इससे जब एक्सपेंड करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई इतने सारे कंपोनेंट आने चाहिए। इसका मतलब ए म्यू वो तो पर्टिकुलर,
और फिर रिपीट होना चाहिए न्यू, यानी न्यू अब रिपीट होते हुए चलेगा और वो इनके साथ चलेगा, दैट इज एक्स न्यू। इसलिए देखिए इसमें कुछ हम सेपरेशन रखते हैं, म्यू तो यहाँ पर और न्यू हमारा यहाँ पर, और आइंस्टीन कन्वेंशन से म्यू एंड न्यू, ये इस पर समेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये डमी या रिपीटेड इंडेक्स है तो समेशन अपने आप अंडरस्टूड होगा। न्यू है आपका यहाँ पर रिपीटेड इंडेक्स, और इस पे समेशन जो है आपका अंडरस्टूड होगा। तो देखिए इससे अगर हम इसको थर्ड कंपोनेंट को लेके देखते हैं तो देखिए म्यू इक्वल्स टू आपका 3 और ये हुआ आपका 3 एंड न्यू। अब देखिए न्यू की वैल्यू कहां से चलेगी, 0 1 2 3। तो अगर थर्ड कंपोनेंट के लिए हम बात करें तो हमें इक्वेशन कैसे मिल जानी चाहिए, x3 इक्वल्स टू a3 और रिपीटेड इंडेक्स न्यू एंड x न्यू। अब जरा देखिए इसमें a3 0, a3 0 इज 0, a3 1 ये भी आपको मिला 0, a3 2 ये भी आपको मिला 0 एंड a3 3 लास्ट कंपोनेंट ये आपका 1 होगा। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या है आपके पास, ये इक्वेशन इस तरह से होगी कि x3 प्राइम इक्वल्स टू सिंपली a33 एंड x3, ये तो आपका 1 है। और देखिए बेसिक इक्वेशन आ गई हमारे पास कि z डायरेक्शन के अंदर x y या टाइम का यहां पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सेकेंड एग्जांपल हम चाहे तो रोटेशन से ले सकते हैं। यह तो हमने लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, अब जरा हम रोटेशन की तरफ चलते हैं। देखिए ये आपकी इस तरह से फ्रेम है, इसमें हमने कोऑर्डिनेट दिए एक्स वाई एंड जेड। अब जरा यहां पर हमने रोटेशन कर दिया तो ये हुई आपकी, जैसे रोटेशन किया तो ये जेड से बना जेड डैश, एक्स से बना एक्स डैश और वाई से बना वाई डैश। अब जरा देखिए थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि ये रोटेशन हमने थीटा एंगल से दिया है, तो ये तो जनरल हो जाएगा। इसकी थोड़ी सिंप्लीफाइड पिक्चर अगर हम ले लें तो सिंप्लीफाइड पिक्चर के हम के लिए ये भी कर सकते हैं कि हम जेड और जेड डैश को एक सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहां पर जेड और जेड डैश को तो हम सेम बना देते हैं, इसका मतलब ये जेड इक्वल्स टू जेड डैश तो आपके पास है, एक एक्सिस फिक्स कर दिया आपने, और समझने के लिए हम केवल रोटेशन यहां पर ही ले रहे हैं। तो ये एक्स से किया आपने एक्स डैश और वाई से किया आपने वाई डैश, ये वाई था ओरिजिनली और ये वाई डैश। अब जरा देखिए ये हम रोटेशन कर चुके हैं, क्योंकि इन जनरल रोटेशन करेंगे तो यहाँ पर आइलर एंगल्स आएंगे, इसलिए सिंप्लीफाइड पिक्चर के अंदर हम एक एक्सिस को फिक्स करके केवल हम इतना सा रोटेशन कर रहे हैं कि एक प्लेन के अंदर ये हमें रोटेशन चाहिए, एक्स के अंदर एक्स प्राइम के अंदर चला गया और वाई प्राइम के अंदर चला गया। देखिए इस पिक्चर को अपने ऐसे भी देख सकते हैं, अगर 2D में हम देखेंगे तो ये तो था हमारा एक्स वाई, इधर से चले ये एक्स डैश और ये वाई डैश, क्योंकि जेड डैश फिक्स कर दिया तो केवल पिक्चर हमारे पास इतनी सी रह गई। अब यूं देखें, मान लीजिए ये एंगल है आपका फाई या थीटा जो भी आप लेना चाहें, जनरली एक्स एक्सिस के अंदर लिया तो हम इसे फाई से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट में आर थीटा फाई जो पिक्चर है तो एक्स के साथ वेरिएशन जो है उसको हम केवल फाई से लेते हैं। तो देखिए अब एक्स डैश के अंदर कंट्रीब्यूशन किस किस का होगा, एक्स डैश के अंदर कंट्रीब्यूशन जरा देखिए, इस पिक्चर को ध्यान में रख के कंट्रीब्यूशन देखिए। तो एक्स डैश जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन किसका आ सकता है, या तो एक्स का आ सकता है, एक्स का अगर आएगा तो यह होगा आपके पास एक्स कोस फाई, इस वाई का नहीं आएगा क्योंकि एंगल इस वाले वाई डैश का तो 0 है, इस वाई से देखिए तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस फाइव, ये एंगल है आपका 90 माइनस फाइव, तो फिर लगा आपको वाई कोस 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव से मतलब साइन फाइव, तो एक्स कोस फाइव प्लस वाई साइन फाइव। अब जरा देखिए वाई प्राइम को देखिए, वाई प्राइम के अंदर वाई का कंट्रीब्यूशन तो सिंपली कोसाइन है यहां पर एंगल,
तो y cos फाइव, तो ये हो जाना चाहिए आपके पास y cos फाइव प्लस, जरा देखें इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, इसका एंगल हो गया आपके पास 90, तो आपका ये एंगल हो गया n प्लस फाइव, तो फिर मिला आपको x cos 90 प्लस फाइव। अब 90 प्लस फाइव कहां जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, तो एंगल यहां पर माइनस साइन इंक्लूड हो जाएगा, तो y प्राइम इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन फाइव प्लस y cos फाइव। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बड़ी आसानी से आ गए। देखिए चेंज होने के बाद में x y और जरा ये z तो आपका सेम था, इसलिए इसमें इसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। तो प्राइम चेंज होने के बाद में, रोटेशन होने के बाद में z आपका सेम है। और जरा देखिए ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, फिर जरा देखें ये आपके रोटेशन से पहले यानी अनप्राइम्ड फ्रेम x y z। अब जरा कोफिशिएंट हम लिखते हैं, इसके अंदर देखें z का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, x का x के साथ ये है आपका cos फाइव, x का y के साथ ये है आपका sin फाइव, और इधर का z का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो लास्ट कोफिशिएंट मिला आपको 0। फिर जरा हम देखें y के साथ क्या क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, y के साथ x वाला अगर x का ले तो ये हुआ आपके पास माइनस साइन फाइव, माइनस साइन फाइव, y का y के साथ cos फाइव, और उधर 0 एंड 0 0 1। इसे हम फिर लिख सकते हैं कि x म्यू प्राइम ये जो है आपका है a म्यू न्यू एंड x न्यू, जरा ये रिपीटेड इंडेक्स है। तो इस इक्वेशन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम वापस टेंसर फॉर्मुलेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो जरा देखिए हम ले रहे हैं यहां पर सेकंड कंपोनेंट के लिए, यानी x2 पर्टिकुलर इंडेक्स प्राइम फ्रेम, जरा क्या क्या कोफिशिएंट होंगे, म्यू तो आपका बिल्कुल फिक्स, a2 न्यू रिपीटेड इंडेक्स एंड x न्यू कहां से कहां तक रन करेगा यहां पर 1 2 3। तो जरा देखिए ये मिला हमारे पास a2 1 x1 प्लस a2 2 x2 प्लस a2 3 x3। ये कंपोनेंट आपका लास्ट में ये वाला कंपोनेंट 0 है, ये तो बेसिकली यहां से हमें मिला, ये तो हो गया आपका 0। अब जरा कंपोनेंट्स आपको ये इतने से मिले a2 के लिए, यानी माइनस साइन फाइव एंड x1 प्लस cos फाइव एंड x2 या y कोऑर्डिनेट जो भी आप कहना चाहें, इतना सा एक्सप्रेशन हमें मिला है। तो इस तरह से किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अपन टेंसर फॉर्म में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं।